तो भैया आगे हम बच्चे किसान वाणी कार्यक्रम में अपना बच्चन के स्वागत है और यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया, दुख में दुखी ना होकर धैर्य से ओकर सामना करें का चाहे, यह हमरे समझदारी आए कि दुख में हमें दुखी ना होकर धैर्य से ओकर सामना करें का चाहे। और कहा थे ना, ज्ञान 3 तरह से मिल सकत है। मनन से मिल सकत है जो सबसे अच्छा होते, अनुसरण करण से होते जो सरल होते, और जो अनुभव करण से होते। यह आए कि हम पहले सोच ले कि जो सबसे अच्छा है वह हम करी। और दूसर बात है जो ही हम देख लेते कि अगर यह करें से यह गलती होती तो यह गलती हम दोहराई ना, तो अगर ये समझदारी से काम हो जाए तो वह सरल होते। और अनुभव जब हम बच्चे देखें कि यह काम करे से यह नुकसान हो जाते तो वह गलती का हम बच्चे दोहराई ना। यही कहते अनुभव से समझदार हो या तो वही दोहराइया ना, पर अगर न समझदार हुई तो फिर वह गलती करिया, फिर वह मेरे नुकसान सहिया, ता यह मेरे से गलती न करने के चाहिए। और सुनवाई थे ये बहुत खूबसूरत गीत जो सबको अच्छा लगा थे। ये बढ़िया हंस देशभक्ति गीत आवाज सुना जाए। स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, को न मातृभूमि के सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। हराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, कबीर हो जही बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आवासन बाबा जाए महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों बहनों, हम शुरू से देख रहे हैं कि इंसान अपनी बसाहट पानी के पीछे ले जाता है। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि भूजल संरक्षण कैसे करें, ये होता क्या है। और इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री हरीश दावरे जी, जो कि समन्वयक हैं वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट से। दावरे जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जब हम बात निकाल रहे हैं भूजल संरक्षण की, तो भूजल है क्या? देखिए, जो पानी उपलब्ध है हमारे पृथ्वी के ऊपर, जी जी, ये अलग अलग जगह पे बटा हुआ है। जैसे कि इसमें से 97% सबसे बड़ा हिस्सा जो है पानी का समुद्र में है जी। 2% पानी है वो बर्फ के रूप में है जी। ये दोनों तरह के पानी जो है वो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी जो बचा 1% पानी का हिस्सा है जी, उसमें से कुछ पानी जो है ऊपर की सतह पे है जी, कुछ पानी जो है बीच वाली सतह पे, जो कि पौधों के लिए और हम जो खेती करते हैं उसके लिए उपयोगी है जी, और एक छोटा सा हिस्सा जो नीचे की सतह में है, को पृथ्वी के पेट के अंदर संरक्षित करके रखा हुआ है, जी, वो है भूजल। इसी का उपयोग हम अपने लिए, अपने गुजारे के लिए करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि इसकी जरूरत हमें पड़ गई भूजल संरक्षण की? देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा था जल ही जीवन है। जी जी, वर्षा होती है, वर्षा का पानी जैसे हमने कहा ऊपरी सतह पे भी मिल सकता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मिल सकता है। लेकिन
हमारे उपयोग के लिए पूरे साल भर हमें अगर पानी का उपयोग करना है तो कुछ पानी हमें भूकुंडों से, जहाँ नीचे पानी रखा हुआ है, कुओं से, झीरियों से, बोर से, यहाँ से पानी हम अलग अलग तरीकों से जो जमीन के नीचे पानी है अपने उपयोग के हिसाब से हम लेते हैं। और इस पानी का उपयोग हमें हमारे जीने के लिए, हमारे पशुओं के जीने के लिए और हमारी खेती के लिए भी हम करते हैं। दिक्कत ये है कि इस पानी का उपयोग हम पिछले कुछ सालों में वो इतना अधिक बढ़ गया है कि उसकी वजह से इस पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। हम खींचते जा रहे हैं, लेकिन ये कुंड से पानी कम तो होते जा रहा है, लेकिन फिर से इसमें भरने की कोशिश अगर नहीं होती है तो धीरे धीरे ये पानी खत्म होने की ओर है। पानी को भूजल में सींचने का जो काम, सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो हमारे जंगल है। और पिछले 100-200 सालों में जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे जो इंसान ने जो है धीरे धीरे जंगल पर अतिक्रमण कर दिया है। जंगल ना होने की वजह से जो पानी की रुकाव होती थी वो पानी रुक नहीं रहा है और धीरे धीरे अनियमित वर्षा की वजह से पानी में कमी आ रही है। पानी में कमी होने की वजह से, और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से ज़मीन का कटाव भी बढ़ता रहा है। जो उपयोगी मिट्टी है वो सारी बह के जाती है। लोगों की आय कम होती है, उसकी वजह से फिर पलायन करना पड़ता है। फिर शिक्षा, बेरोजगारी, कई सारी समस्याएं इस पानी की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। चूंकि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा जानते होंगे, तो प्रकाश डालें कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, वो है कि वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा का पानी गिरता है और एक नाले से कहीं से एक जगह से बह के जाता है, और इसके विभिन्न अंग जो है वो 5 मुख्य है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ रहने वाले पशु है, यहाँ की जमीन है, यहाँ पर गिरने वाला पानी है और यहाँ का जंगल है। इन 5 चीजों को मिला के ये वाटरशेड बनता है। सारी चीजें हमारी जरूरत है, तो वहाँ सबसे पहली पहल वहाँ पे रहने वाले लोगों को करने की जरूरत है। इंसान को उसको पहल करने की जरूरत है कि हमने आज तक प्रकृति से सब लिया है, प्रकृति को देने की बारी आज हमारी है। कुल मिला के आप इतना कहना चाह रहे हैं कि इसमें जन सहभागिता होनी चाहिए, किंतु ये उतना ही कठिन कार्य है जितना कि पानी को रोकना होते जा रहा है आज की तिथि में। तो ये बताएं कि जन सहभागिता को आप कैसे लागू करेंगे, या जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो अपने साथियों को, अपने आसपास के जन समूह को कैसे मना के आगे ला सकते हैं? अभी भारत देश में पहली बार जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुई है, जिसमें खास करके पंचायतों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपना काम खुद तय कर सकती है और प्राथमिकता जो है वो भूमि और जल संरक्षण के कामों को दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी आजीविका के साथ साथ अपनी भूमि को बचाने का काम लोग ऐसी परियोजनाओं से कर सकते हैं। इसमें करना क्या क्या होगा परियोजनाओं में? जैसे उदाहरण के लिए हम जानना चाहेंगे। जलागम क्षेत्र विकास का माना जाता है कि कहीं पर भी आप काम अगर करोगे तो वो चोटी से घाटी तक होना चाहिए। तो अपने क्षेत्र की सबसे ऊपर वाली जो जमीन होगी, मतलब भूमि के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जमीन की क्षमता जो है वो उसकी ढलान, उसकी मिट्टी की गहराई, मिट्टी का प्रकार और कटाव की स्थिति, इसके ऊपर जमीन की क्षमता निर्भर होती है। तो जमीन की क्षमता के अनुसार जमीन का उपयोग और जमीन के उपयोग के लिए जमीन का उपचार, ये भी एक मुख्य सिद्धांत इसका है। जब नियोजन करते हैं तो ये बातें याद रखना जरूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि मिट्टी और पानी को रोकने के लिए जहां जहां संभव है, हमारे किसान भाई सालों से ये काम करते आए हैं, लेकिन संगठित रूप से नहीं होता है। ये जो काम होता है वो हर कोई किसान अपनी क्षमता के अनुसार जब हो सके तब वो अपने खेत में मेड़ डाल दी या बंधन कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि संगठित रूप से जब लोग इस वाटरशेड का प्लानिंग करेंगे तो उसका फायदा कई गुना बढ़ सकता है। उपचार 2 तरह के हो सकते हैं, भूमि पर और नालों पर। आज तक ये हुआ है कि ज्यादातर हमने नालों के उपचारों के ऊपर ज्यादा ध्यान किया है, जबकि मिट्टी का संरक्षण यही सबसे बढ़िया पानी का संग्रहण हो सकता है। जहां पानी का पहली बूंद गिरे वहीं उसको रोकना यही सिद्धांत बहुत जरूरी है। और इसके लिए हर किसान अपने खेत में चाहे वन भूमि हो चाहे राजस्व भूमि हो, हर भूमि का नियोजन खसरावार अलग अलग होना चाहिए और सबका मिला के एक प्लान बनना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूँगा। मान लीजिए कोई स्थल है, वहाँ के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो अपने स्थल पर पानी और जल और भूमि का संरक्षण करना चाह रहे हो, तो इस संक्षिप्त में आपसे हम एक योजना चाहेंगे छोटी सी। कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे गाँव का पानी कहाँ से किस तरफ बहता है। तो जहाँ से अपने
नाले की या नदी, छोटे नाले की, जैसे जलागम क्षेत्र की शुरुआत हमेशा चोटी से होती है, छोटे नालों से शुरुआत होती है। कुछ छोटे नाले इकट्ठा होकर एक बड़ा नाला बनता है, कुछ बड़े नाले मिलकर इकट्ठा एक छोटी सी नदी बनती है। ऐसी छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी बनती है। तो शुरुआत सबसे ऊपर जहां से पानी बहना शुरू होता है, सबसे बड़ी पहाड़ी अपने गांव के आसपास जो होगी वहां से शुरुआत होनी चाहिए। पहले जो बंजर भूमि होगी, ऊपर वाली भूमि, उसको प्राथमिकता देना जरूरी है। काम अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर ऊपर करेंगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो हम प्राथमिकता सबसे गरीब लोगों को दे रहे हैं, जिनकी भूमि सबसे ऊपर है, वो सबसे कम उपजाऊ है, वहां से मिट्टी बहने की जो है संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए दूसरी बात, वहां पानी रोकेगी तो उसका फायदा नीचे वाले किसानों को भी अपने आप ही। बहुत अच्छे से आपने समझाया। अंत में यदि आप कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण विषय पे तो बताएं। जब गाँव में ये कुछ शुरुआत होती है और उससे कुछ फायदे दिखते हैं तो उसको देखकर कई लोग तैयार हो जाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को मेरा एक ही कहना है कि आपके आसपास के क्षेत्र में भी जहां पर भी इस तरह के काम लोगों ने खुद प्रयास करके किए हैं, चाहे सरकारी योजनाओं में हो चाहे खुद की योजना में हो, तो उसको देखकर सीखना जरूरी है। अपनी आंखें अपने कान खुले रखकर जहां जो अच्छी चीजें हो रही है उसको अपने गांव में भी करके देखना जरूरी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, जहां पर हमेशा सूखे की स्थिति रहती है, इन राज्यों में तो हजारों गांव ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के काम करके अपनी जो समस्याएं सालों से चली आ रही थी उनको हमेशा के लिए हल किया है। इस तरह के कामों में आगे बढ़कर आना चाहिए, सीखना चाहिए और काम करते करते भी सीख सकते हैं। और रोजगार गारंटी जो योजना है, इसमें ज्यादातर इस तरह के कामों के लिए लोग आगे बढ़कर आए। तो हरीश जी, आपकी बातचीत से एक दृष्टिकोण था जिसमें कि मट्टी मोल एक मुहावरा होता था, तो मिट्टी का मोल बदल गया है, जल का मोल बदल गया है। शायद हमारे श्रोता भी अब भूमि और जल को जब भी देखेंगे तो उसको सोने से कहीं अधिक कीमती समझ के उसको बचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना के लाने या बढ़िया लोकगीता। माई चंदा चकोर, माई चंदा चकोर, मैया ने हारो हमेरी ओर। माई चंदा चकोर, माई चंदा चकोर, मैया ने हारो हमेरी ओर।
आवा सुनवावा जाए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बात करेंगे सब्जी उत्पादन में पौधशाला प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन में हमारे यहाँ पर जलवायु अच्छी होने के कारण तीनों मौसमों में सब्जियों की खेती अच्छी प्रकार से की जा रही है। टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, फूल गोभी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, अदरक एवं हल्दी प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली सब्जियां हैं। किसान भाई, सब्जी उत्पादन में पौधशाला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक ढंग से न करने के कारण महंगे बीज पौधशाला में उग जाने के बाद भी गलकर मर जाते हैं, जिससे आर्थिक रूप से बहुत ही क्षति होती है तथा पूरे खेत की रोपाई भी एक साथ तथा समय पर नहीं हो पाती। किसान भाइयों, पौधशाला के लिए सर्वप्रथम स्थान का चुनाव सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए पौधशाला का स्थान आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। पौधशाला खुली जगह पर होनी चाहिए, जहां सूर्य का प्रकाश पूरे दिन उपलब्ध हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और पौधशाला की मिट्टी हल्की दोमट या बलुई दोमट तथा पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधशाला की तैयारी कैसी होना चाहिए, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, पौधशाला की पहले एक गहरी जुताई करें तथा बाद में फावड़े से खुदाई करके जमीन को समतल कर लें तथा मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खरपतवार और पौधों की जड़ें तथा कंकड़ एवं पत्थर को बाहर निकाल दें और पौधशाला में 2 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद या पत्ती की खाद या 500 ग्राम बर्मी कंपोस्ट प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि पौधशाला की मिट्टी भारी हो तो प्रति वर्ग मीटर की दर से 3 किलोग्राम बालू मिलाना चाहिए। पौधशाला में क्यारियां 2 प्रकार से बनाई जाती हैं। प्रथम ऊंची उठी हुई तथा दूसरी समतल क्यारी। ऊंची उठी हुई क्यारी मुख्यतः वर्षा ऋतु में पौध तैयार करने हेतु बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 3 से 5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जिससे आसानी पूर्वक क्यारियों में खरपतवार तथा कीटनाशक एवं रोगनाशक दवाओं का उपयोग सुगमता पूर्वक किया जा सके। समतल क्यारी मुख्यतः शरद ऋतु में पौध तैयार करने हेतु बनाई जाती है। किसान भाइयों, पौधशाला की मिट्टी का उपचार भी अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है, जैसे मृदा क्षौरीकरण, जैविक विधि, फॉर्मेलिन द्वारा, फफूंद नाशक दवाओं द्वारा, कीटनाशक दवाओं द्वारा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौधशाला में बीज की बुवाई कैसे की जानी चाहिए। बीज की बुवाई सामान्यतः कतारों तथा छिटक व विधि द्वारा की जाती है। बीजों की बुवाई कतारों में ही करना चाहिए। इस विधि से बुवाई करने पर खरपतवार के नियंत्रण तथा रोगनाशक एवं कीटनाशक के छिड़काव में आसानी होती है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीज की बुवाई के बाद बीजों को पुआल या गन्ने के सूखे पत्तों से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। किसान भाइयों, पौधशाला में सिंचाई प्रारंभ के 5 से 6 दिनों तक क्यारियों को फुहारा द्वारा हल्की सिंचाई करना चाहिए और पौध उखाड़ने के 4 से 5 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें तथा पौध उखाड़ने के पूर्व हल्की सिंचाई कर दें, जिससे पौध आसानी से उखड़ सके। किसान भाइयों, आवश्यकता से अधिक घने पौधों को निकालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अधिक घना होने की स्थिति में पौधों का तना पतला तथा कमजोर हो जाता है एवं गल का रोग लगने की संभावना अधिक रहती है और उचित दूरी रहने पर सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व व हवा अच्छी प्रकार से मिलती है, जिससे पौध की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। तो आज अपना का सुनवाओ एक गीत।
बचा के अपने से और बात कही करी तो चला जाए उस अगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान।